Good afternoon. Today we'll start with the remaining part of the elegy. So, the lines from which we will start are their name, their ears, spelled by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews that teach the rustic moralist to die. Instead of fame and elegy, the people buried here have modest tombstones which display only their names and the dates of their birth and death. These common people were not famous, and no one has written elaborate elegies or funeral verses for them. Still, the very modesty of their tombstones testifies to the nobility and holy nature of their simple lives. The place of fame and elegy supply their name, their ears, spelt by the unlettered muse. इम्पॉर्टेंट इज़ उनका नाम उनके ईयर्स लिखे गए हैं, लेकिन लिखने वाला जो म्यूज़ जो पोइट है ही इज़ अनलेटर्ड, क्योंकि वो विलेजर है। अनलेटर्ड ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो। उसने जितना लिखना आता था उसने उतना लिख दिया है, पर फेम और एलिजी सप्लाई की गई है उनको फ्यूनरल देने के लिए, फ्यूनरल के बाद होमेज देने के लिए, सॉरी नॉट फ्यूनरल देने के लिए, होमेज देने के लिए। कॉमन पीपल वर नॉट फेमस एंड नो वन हैज़ रिटन इलेबरेट एलिजीज और फ्यूनरल वर्सेस फॉर देम। स्टिल द वेरी मॉडेस्टी ऑफ देयर टूमस्टोन्स टेस्टिफाइज टू द नोबिलिटी एंड होली नेचर ऑफ देयर सिंपल लाइफ्स। जिस तरह की सिंपल टूमस्टोन्स उनकी इरेक्ट की गई हैं, उससे पता चलता है कि उनकी लाइफ खुद की कितनी सिंपल लाइफ थी। और साथ ही साथ वो आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हाउ वी शुड लिव, हाउ अ लाइफ शुड बी लेड। क्योंकि जब डेथ आती है तो जब हम सिंपल लाइफ लीड कर रहे होते हों तो डेथ का वेलकम करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वी आर अडेप्टेड टू डेथ। सो द टर्म रस्टिक मॉरलिस्ट हियर इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। यहाँ जो रस्टिक मॉरलिस्ट वर्ड यूज़ किया है, दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई। सो रस्टिक मॉरलिस्ट के बारे में जब वो बात कर रहा है तो पोइट अपने बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है, ही इज़ सेइंग कि जो ये रस्टिक गांव का ये व्यक्ति है, जो मॉरलिस्ट है, हमें शिक्षा दे रहा है, हमें मॉरल्स के बारे में बता रहा है, हमें नीति शास्त्र का ज्ञान दे रहा है ना। मॉरलिटी के बारे में, मॉरल साइंस पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो मॉरलिटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, क्या कंटेम्पलेट कर रहा है, क्या आपको प्रीच कर रहा है। प्रीच का मतलब होता है आपको संदेश देना, आप तक ये बात पहुँचाना, ये संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। नेचर ऑफ बोथ लाइफ एंड डेथ, कैसी लाइफ लीड करनी है, सिंपल लाइफ लीड करनी है। सिंपल लाइफ लीड करने पर तो जब आपकी डेथ होती है तो आपकी जो ग्रेव है वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसमें कहीं कोई दिखावा नहीं है, पॉम्प एंड शो नहीं है। और इस तरह से लाइफ और डेथ दोनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फॉर हु टू डम forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm precinct of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind. The poet reasons, यहाँ पर जो पोइट है उसके पास कई सारे कारण हैं। क्या कहता है, मोस्ट पीपल फेस्ड विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डाइंग अल्टीमेटली बीइंग फॉरगॉटन क्लिंग टू लाइफ। उनको ये लग रहा है, उनके सामने जब प्रॉस्पेक्ट आ रहा है ऑफ डाइंग कि वो मर सकते हैं या मरने वाले हैं या एक दिन उन्हें मरना होगा। मरने से आदमी क्यों डरता है कि कुछ समय बाद मुझे भुला दिया जाएगा, आई विल बी फॉरगॉटन। तो वो अपनी लाइफ से क्लिंग मतलब चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर 86 लाइन में जो उसने पैराडॉक्स यूज़ किया है, दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड। तो ये जो प्लीजिंग एंशियस, प्लीजिंग मतलब हमें खुशी भी है
लेकिन हम एंग्शियस भी हैं, आगे क्या होगा, आफ्टर डेथ क्या होगा। तो यहाँ पर जो बीइंग है, बीइंग का मतलब लिविंग, जो जीवित है उसको ये उत्सुकता है, ये उत्कंठा है, जानने की इच्छा है, वो एंग्शियस है, उसे बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं। तो इसका मतलब ये है, ऑन द अदर हैंड जस्ट बीइंग अलाइव व्हेन फेस्ड विद डेथ इज़ इटसेल्फ प्लीजिंग और प्लेजेंट। कि जब आप अलाइव हैं, जीवित हैं, और आपके सामने फेस्ड विद डेथ, आपके सामने ये सोच है कि अल्टीमेटली आई हैव टू डाई, तो इटसेल्फ अपने आप में ये जो सोच है वो बहुत ही प्लीजिंग है या प्लेजेंट है। तो पोएट क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इवन द ट्रबल्स एंड वरीज ऑफ लाइफ आर एंजॉयबल इन कंपैरिजन टू डेथ। हमें ये पता है कि लाइफ जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमसे जिया नहीं जा रहा है, हम उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं, हम वो सब कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, स्टिल वी डोंट वांट टू डाई, हम लाइफ के साथ चिपके रहना चाहते हैं। On some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries. Even in our ashes live their wanted fires. अब पोइट कह रहा है कि वो जो डेड है, डेड मतलब जिसकी डेथ हो रही है, वो किन चीज़ों पर रिलाय करता है, किन पर उसका विश्वास है कि जो लोग जीवित हैं वो मुझे याद करेंगे, दे विल रिमेंबर मी एंड दे विल मोर्न फॉर मी, वो मेरे लिए विलाप करेंगे, दुखी होंगे। तो यहाँ पोएट क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि फंडामेंटल चीज़ क्या है, फंडामेंटल चीज़ ये है कि इवन फ्रॉम द ग्रेव द बरेड डेड सीम टू आस्क फॉर रिमेम्बरेंस। आदमी मर चुका है, अपनी ग्रेव में सो रहा है, लेकिन ग्रेव में सोने के बावजूद वो ये चाहता है, उसके बाद भी वो ये चाहता है that he should be remembered. In fact, as line 92 suggests, the dead actually live on in our memories. जैसे कि ऊपर की लाइंस जो है वो हमें सजेस्ट करती है, जब हम वो बात करते हैं that some pious drop the closing eye require, कुछ आँखों से आंसू, वो चाहता है कि हम उसकी याद में 2 आंसू बहाएं। और जो टूम है, यानी जिसमें वो सो रहा है, अपनी ग्रेव में सो रहा है, द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, ये एक नेचुरल बात है, ये प्राकृतिक बात है कि अंदर से भी जो आवाज़ है, वो आवाज़ कौन सी आवाज़, वो आवाज़ जब हम किसी के पास गुजरते हैं, किसी के ग्रेव के पास जाते हैं, हम पूछते हैं अरे ये किसकी ग्रेव है, कौन मर गया है, कैसे मर गया, कैसा आदमी था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो डेड है उसकी, वो इन सब चीज़ों को सुनना चाहता है कि कोई उसे रिमेंबर कर रहा है, उसकी मेमोरीज़ में वो याद है। तो दैट एक्चुअली लिव ऑन इन आवर मेमोरीज़। तो वो जो 92 लाइन है वो ये सजेस्ट कर रही है कि जो वो मरा हुआ व्यक्ति है वो हमारी यादों में जीवित रहता है, हमारी रिमेम्बरेंस में वो जीता रहता है। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड डस्ट इन दीज लाइन्स their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. Now, in this stanza, poet क्या कह रहा है? He addresses himself. वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप को संबोधित करके बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोएट जो है उसने इस बात का बहुत ध्यान रखा है, इस बात को ध्यान में रखा है कि डेड व्यक्ति क्या क्या चाहता है, डेड व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है। बिकॉज ही इज़ सिटिंग इन द ग्रेवयार्ड, ही इज़ कंटेम्पलेटिंग ऑन लाइफ एंड डेथ, सो ही इज़ माइंडफुल ऑफ द डेड एंड हैज़ रिमेंबर्ड एंड प्रेज देम इन दिस पोएम। इसीलिए उन डेड को निरंतर याद रख के, इसीलिए इसको एलिजी कहा गया है, बिकॉज उसने इस बात को हमेशा याद रखा, उसको रिमेंबर किया, उनको प्रेज़ किया है। परहैप्स व्हेन ही इज़ डेड समवन विल रिमेंबर हिम। और उसके पीछे छिपा हुआ जो भाव है वो ये है कि राइटर, जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो ये चाहता है कि आज मैं इन लोगों को याद कर रहा हूँ, इनके बारे में सोच रहा हूँ, इनके बारे में क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ,
कल को लोग मुझे भी याद रखें। ही रीजन्स विल नेसेसरी बी अ किंडर्ड स्पिरिट। किंडर्ड स्पिरिट होता है जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, जो मेडिटेट करता है। समवन हु इज़ ऑल्सो अ लोनली वॉन्डरर इन द कंट्री। उस देहात में अकेला घूम रहा है और मेडिटेट कर रहा है, विचार कर रहा है ऑन द नेचर ऑफ डेथ। डेथ के नेचर पे, डेथ किस प्रकार की होती है, डेथ के बारे में वो विजुलाइज कर रहा है, सोच रहा है। द स्पीकर देन गोज ऑन टू इमेजिन हिज ओन डेथ। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम जैसा कि हम देखेंगे कि वहाँ पर एक एपिटाफ भी उसने लिखा है। एपिटाफ जैसा कि आप जानते हैं कि डेड मैन की डिज़ायर होती है कि सम सॉर्ट ऑफ एपिटाफ शुड बी रिटन ऑन हिज टूमस्टोन। उसके कब्र पे जो पत्थर लगाया जाए उस पर उसके जो अंतिम इच्छा थी, क्या वो चाहता था कि उसकी डेथ के बाद लोग उसे किस तरह से याद रखें, तो वो सब चीज़ें वो अपनी डेथ को लेके भी इमेजिन कर रहा है। ही एनविजन्स दिस किंडर्ड स्पिरिट। किंडर्ड स्पिरिट वो व्यक्ति, गांव का वो किसान, वो व्यक्ति जो ग्रेव को आके देखेगा और सोचेगा कि ये पोइट कौन था, उसकी लाइफ और उसकी डेथ के बारे में जो सोचेगा। Happily some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn. In the next 5 stanzas, the speaker imagines how an old farm laborer might remember him after his death. Happily means perhaps. Some hoary-headed swain may say, गांव का जो किसान है, गांव का जो ग्रामीण व्यक्ति जो कि स्वेन, जो कि एक पोइट है, वो ये कह सकता है कि मैंने अक्सर इस आदमी को देखा था, ये पीप ऑफ द डॉन, सुबह होते ही यहाँ आ जाया करता था। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे। सुबह तेज़ी से इसके कदम जब घास पर आगे बढ़ते थे तो घास पे पड़ी हुई जो ओस की बूंदें हैं उनको ब्रश करता हुआ वो आगे बढ़ जाया करता था। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन। ऊपर लॉन पर, घास पर जो सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाया करता था। टू मीट द सन। तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये स्पेकुलेट कर रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है कि जो स्पीकर है वो ये कहता है कि जब ये विलेजर मेरे बारे में बताएगा तो वो ये कहेगा कि ये जो पोइट है इसको मैंने अक्सर देखा था, ये सुबह ही आ जाया करता था, सारा दिन यहाँ रहा करता था और फिर उसके बाद शाम के ढलने के बाद वो चला जाया करता था। प्रिज्यूमेबली ही वॉज फ्रीक्वेंटली आउट एट ऑल नाइट एज नो डाउट ही हैज़ बीन इन हिज पोएम। तो ये जो पोइट है उसके बारे में वो ओल्ड मैन क्या कहेगा, डैट द स्पीकर वॉज ऑफन सीन वॉन्डरिंग अबाउट द कंट्री साइड एट डॉन। सुबह के टाइम उसको अक्सर तेज़ कदमों के साथ घास पर चलते हुए, ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते हुए, सूरज को मिलने के लिए जाते हुए अक्सर देखा गया था। और कहाँ देखा था? देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट सो हाई, हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच and pour upon the brook that babbles by. नून में हमने उसे अक्सर देखा कि नून में yonder means there, nodding beach, nodding सिर हिलाता हुआ, वो जो बीच का पेड़ है लगा हुआ है जिसकी पुरानी फैंटास्टिक शानदार रूट्स, जो जड़ें हैं, रीट्स मतलब जो गुथी हुई हैं ऊंचे तक, वहाँ अक्सर वो बैठा होता था। His listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by. वो जो स्पीकर है वो इस पेड़ के नीचे
थक कर अपनी टांगें स्ट्रेच कर लिया करता था और पास में बहने वाले ब्रूक झरने से बैबल्स का मतलब है साउंड ऑफ द ब्रूक, उस बहते हुए झरने की आवाज़ को सुना करता था और जब प्यास लगती थी उस पर झुककर पानी पी लिया करता था। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping woeful wan like one forlorn, or crazed with care or crossed in hopeless love। अब वो ओल्ड मैन आपको बता रहा है कि जो पोइट है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। कभी तो वो इधर उधर घूमता था जंगल में, कभी वो बहुत ही स्कॉर्नफुल व्यंग के साथ मुस्कुराहट, उसके चेहरे पर व्यंग की मुस्कान रहती थी। मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बड़बड़ाता हुआ। कभी वो बहुत ही डिप्रेस लगता था, कभी वो बहुत दुखी लगता था, एज दो ही वर इन एंग्विश, बहुत कष्ट हो, उसे दुख हो। परहैप्स द ओल्ड मैन स्पेकुलेट्स द स्पीकर हैड बीन क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और उससे ऐसा लगता है क्रेज्ड विथ केयर, चिंताओं के कारण वो पागल हो रहा है, या फिर उसका जो लव था, इट सीम्स दैट ही कुडंट गेट प्रॉपर लव, होपलेस, क्रॉस्ड इन होपलेस लव। क्रॉस्ड का मतलब होता है उसे धोखा मिला। ही कुडंट अचीव हिज लव, अपने प्रेम को वो पा नहीं सका। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, along the heath and near his favourite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. अब एक सुबह वो पोइट कहता है, ओल्ड मैन याद कर रहा है, आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल। कस्टम्ड इज जिस पहाड़ी पर रोज़ सुबह चढ़ा करता था, सूरज से मिलने जाया करता था, उस पर उसे वो दिखाई नहीं दिया। हीथ, जो खुला मैदान है, वहाँ भी नहीं दिखा। वो बीच ट्री उसकी जो फेवरेट थी, वहाँ भी वो नज़र नहीं आया। दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि वो जो रिल थी उसके पास भी वो नहीं है, ना झरने के पास है, ना पहाड़ी पर है, ना खेतों में है, ना मेडोज़ की तरफ दिख रहा है, नॉर अपॉन द लॉन, नॉर एट द वुड वॉज ही, ना ही जंगल में है। अगर होता तो दिखाई दे जाता, तो उसको लगा कि ये वो एब्सेंट है, यानी उसे पता चल गया कि वो जो स्पीकर है वो आज यहाँ आसपास नहीं आया। द नेक्स्ट विद dirges due in sad array, slow through the churchway path we saw him bore. Approach and read, for thou canst read the lay graved on the stone beneath yon aged thorn. एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन क्या हुआ? वो जो ओल्ड मैन है और उसके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने देखा कि डर्जेस कहते हैं डेथ सॉन्ग, ड्यू मतलब डेथ सॉन्ग किसी के लिए गाए जा रहे हैं। किसके लिए गाए जाएंगे? नेचुरली अ पर्सन हु हैज़ डिसीज्ड, किसी की डेड बॉडी क्रीमेशन के लिए लाई गई है चर्च में, और लोग उसके लिए गीत गा रहे हैं। चर्च वे में दिखाई दिया कि लोग जो हैं उसके कॉप्स को लेकर, उसकी डेड बॉडी को लेके आगे जा रहे हैं। तो मालूम चल गया कि जो पोएट था, ही इज़ नो मोर, उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी बॉडी को चर्च यार्ड के बरियल के लिए ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर जो पोएट है वो ये इमेजिन कर रहा है दैट ही विल बी बरिड इन द सेम ग्रेवयार्ड जहाँ वो घूमा करता था, जहाँ उन सारी ग्रेव्स को उसने विजुलाइज किया था। द ओल्ड मैन इन्वाइट्स क्यूरियस पासर बाय टू रीड द स्पीकर्स एपिटाफ। स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ। उसकी ग्रेव पे लिखा हुआ जो एपिटाफ है उसको पढ़ने के लिए वो किसी वहाँ से गुज़रने वाले व्यक्ति को बुला रहा है, क्योंकि वो तो पढ़ नहीं सकता। उसे लगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो उस
को पढ़ना चाहिए। नोट द रिमाइंडर दैट द ओल्ड मैन इज़ अनएजुकेटेड, ही कैनॉट रीड ऑल्दो द पासर बाय कैन डू सो, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं, ऊपर हमने पढ़ा था अनलेटर्ड म्यूज़, क्योंकि ये पोइट है जो शायद नेचर में लगता है कि वो कवि हो सकता है, बट ही इज़ अनलेटर्ड, वो पढ़ा लिखा नहीं है। सो द पोएम एंड्स विद एन एपिटाफ. An epitaph is a short text honoring a deceased person. Strictly speaking, it refers to text that is inscribed on a tombstone. एक डिसीज्ड कहते हैं मरे हुए व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा है वो उस पर लिखी गई है, और वो उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके टूमस्टोन पर, जो कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है जिस पर आपकी लाइफ और डेथ के बारे में लिखा होता है, उस पर लिखा जाता है. वहाँ क्या लिखा था? Here rest his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown. Fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. जो एपिटाफ है उसमें जो पोइट है वो इमेजिन कर रहा है कि वो स्पीकर जो है, जो वो ओल्ड मैन है, वो वहाँ से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को कहेगा कि इसको पढ़कर मुझे सुना दो, और वो बताता है कि एक यूथ था जो इस अर्थ की लैप में सो रहा है, जिससे कभी भाग्य, बहुत अच्छा भाग्य जिसका नहीं था, ना उसे कोई खास प्रसिद्धि प्राप्त हुई. फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, और साइंस को पर्सोनीफाई करके, एक सुंदर व्यक्ति के रूप में पर्सोनीफाई करके वो कह रहा है कि उस पर फ्राउन मत करो, उसका मजाक मत उड़ाओ कि वो इतना विनम्र था, या उसका इतना कुल इतना ऊंचा नहीं था, उसका बर्थ किसी ऊंचे परिवार में नहीं हुआ था. इसीलिए मेलनकली, दुख ने जो है उसे मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, ये तो मेरा ही है, ऐसा मानकर उसे अपना लिया. दुख ने उसे अपना लिया. लार्ज वॉज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड. ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर, ही गेन फ्रॉम हेवन इट वॉज ऑल ही विश्ड अ फ्रेंड. उसके जो योगदान है लाइफ में, उसकी बाउंटी जो है, बाउंटी कहते हैं जो हमने दिया, जो हमने दान किया, चैरिटी, वॉज लार्ज, काफ़ी सारी थी, उसने बहुत कुछ लोगों को दिया, उसकी सोल बहुत ही सिंसियर थी, और गॉड ने भी उसको रिकम्पेंस कर दिया है. रिकम्पेंस मतलब आपका जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि मिजरी उसे क्या दे सकती थी? ऑल बट अ टीयर. अगर मरे हुए व्यक्ति के लिए आपने 2 आंसू बहा दिए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उसके लिए. ही गेन फ्रॉम हेवन, और उसके लिए उसके पास खड़े होकर किसने उसके लिए आंसू बहा दिए, तो उसने गॉड से सिर्फ एक फ्रेंड ही चाहा था और वो उसे मिल गया. द स्पीकर आस्क्स दैट वी रिमेंबर हिम फॉर बीइंग जेनरस एंड सिंसियर, क्योंकि पोइट उससे क्या चाह रहा है कि उसे याद रखा जाए कि वो बहुत ही जेनरस था, सिंसियर था, और जो उसके लिए विलाप कर रहा है वो उसका फ्रेंड है. अब उस फ्रेंड का कोई नाम नहीं है, दिस फ्रेंड इज़ अननेम्ड, लेकिन हमें पता है कि उसके लिए डैट इट इज़ एनी किंडर्ड स्पिरिट इंक्लूडिंग द रीडर. पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं वो भी उस किंडर्ड स्पिरिट का एक पार्ट हो सकते हैं. हु रीड्स द स्पीकर्स एपिटाफ एंड रिमेंबर्स हिम, जो उस पोइट के एपिटाफ को पढ़ रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं. नो फर्दर सीक हिज मैरिट्स टू डिस्क्लोज, नॉट ड्रॉ हिज फेलिटीज फ्रॉम देयर dread abode. There they alike in trembling hope repose, the bosom of his father and his God. स्पीकर ने कंक्लूड कर रहा है यहाँ पे पोएम को बाय कॉशनिंग द रीडर. कॉशन है यहाँ, कॉशन इज़ टेक केयर, सावधान हो जाइए, किसी प्रकार का घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है. नॉट टू प्रेज हिम एनी फर्दर, और अधिक प्रशंसाएं करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास भी बहुत सारी फ्लॉज थे, उसकी कई सारी पर्सनल वीकनेसेस थी. रादर दे शुड बी लेफ्ट टू द केयर ऑफ गॉड. अब उसका
आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इवैल्यूएशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ ही इज़ विद गॉड। अब वो गॉड की केयर में है, गॉड के पास है, गॉड की बोज़म में सो रहा है आराम से। द पोएम देन इज़ एन एलजी नॉट ओनली फॉर द कॉमन मैन बट फॉर द स्पीकर हिमसेल्फ। रीडर के लिए, पोइट के लिए ये एलजी ना केवल उसने अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट के लिए लिखी है, बल्कि ये एलजी उसके लिए, खुद के लिए, अपने खुद के लिए भी उसने लिखी है। Indeed, by the end of the poem, it is evident that the speaker himself wishes to be identified not with the great and famous, but with the common people whom he has praised and with whom he will presumably be buried. इसीलिए पोएम की एंडिंग उसने अपनी डेथ से की है, क्योंकि वो ये चाहता है कि ये एलजी केवल उन लोगों के लिए नहीं लिखी जिनको वो याद रखना चाहता है, उन सिंपल विलेजर्स के लिए जिनके लिए कोई अच्छी ग्रेव्स नहीं बनाई गई हैं, उनको कोई याद नहीं रखेगा। तो इसलिए उसने चाहा है कि वो सब लोगों को याद रखा जाए और उसे भी याद रखा जाए, और इसीलिए उसने चाहा है कि यहीं उसे बरीड किया जाए, ताकि वो उन्हीं कॉमन लोगों के साथ प्रेज भी किया जाए और याद भी रखा जाए। सो हियर एंड्स दिस लॉन्ग एलजी रिटन बाय थॉमस ग्रे, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आई होप आप लोगों को ये पोएम क्लियर हो गई होगी। जहाँ भी जो भी कमी रह गई होगी, जहाँ भी आपको समझ नहीं आया है, यू हैव द पोएम विद यू। उस किताब में को उठाइए, उसे खोलिए, पढ़िए, PDF आपके लिए डाल दी जाएगी, उस PDF को गो थ्रू कीजिए, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद पोएम के बाद में हम असाइनमेंट्स भी आपको देंगे, और जो भी पढ़ेगा तो ही वो उन असाइनमेंट्स की आंसर्स को लिख पाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।